अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1। आज जो चल रहा था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और साथ में ही बहुपद का भी आज हम जो हमको नियम पढ़ना है, जो ज़रूरत है अगला चैप्टर के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ख़त्म करना है तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समय लगने वाला है। तो इसलिए अब देखना ये है कि जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हम बोले थे एग्जाम्पल भी कराएंगे और एक्सरसाइज भी कराएंगे। इस कारण से अब इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें मैंने अमूमन जो होता है 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको सिंगल रूट वाला हो जाएगा, रूट 5, रूट 3, कुछ इस तरह से। रूट 3 को हो गया, रूट 5 हो गया, इसको क्या करना होगा, अपरिमेय प्रूफ करना है। और हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरह का होगा, सिंगल वाला हो जाएगा। इसके अलावा आपको फिर दिया जाएगा तो कोई चीज डिवाइड में हो सकता है। ठीक है, तो 1/√3 इस टाइप से हो सकता है, या प्लस में हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह तो आसान होता है, मेन है यही वाला ज्यादा लंबा बनता है। ठीक है, या 1/, इसको उल्टा कर सकते हैं इस तरह से। मैंने यही 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है और तीनों टाइप का हम क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। अब इसमें वही हम थ्योरम प्रयोग करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम फर्स्ट क्लास में जिक्र किए थे। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे कि बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, माना कि 99% चांस होता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। और ये कोई भारी चीज नहीं है, बस लिखने का तरीका जान जाइएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है दिया रहेगा, रूट 2 रहे, रूट 5 रहे, जो भी रूट में संख्या रहे, या परमेय से करना है। जस्ट इसके विपरीत मान लेना है कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम मानेंगे, गलती मानेंगे कि लास्ट में हम जो मान के चले हैं, अगर हम कोई चीज मान के चलते हैं और अंत में वो गलत साबित होता है, जैसे हम दोस्ती यारी भी करते हैं तो मान के चलते हैं कि हमारा दोस्त अभी सही है, मतलब तो जब दोस्ती होता है तो हमको पता होता है कि वो आदमी सही है, लेकिन हो सकता है वो गलत हो। लेकिन बाद में जब गलती पता चलता है तो हमको लगता है कि वो हमारा मानना गलत था, कि शुरू से गलत आदमी है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम गलत को अभी सही मान लेते हैं तो अंत में उसका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं सामने आता है और पता चलता है कि वास्तव में हम जो माने थे वो क्या है, गलत है। तो जैसे दैनिक जीवन में हम चलते हैं, यहाँ भी वही चलना है। मान लेना है हमको कि रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या, हम गलतियां मान के चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि अब इस प्रकार ये है कि ए बाई बी बराबर हम मान लेंगे रूट 2। सिंपल है, हम जब माने कि परिमेय है तो यानी इसे ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब ध्यान देना है, मान लेना है जहां यहां लिखेंगे ए और बी सह अभाज्य संख्या है, अब यहाँ जो भी माना जाता है, जैसे भी माना जाता है, हो सकता है आपने रटा होगा, लेकिन अभी इसमें हर शब्द का मतलब आपको बताया जाएगा, आखिर क्यों ऐसा हम लिखें, क्यों नहीं लिखें। तो पहला तो लाइन हमारा यही है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो जहाँ ए और बी कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि उसको ए बाई बी के रूप में बराबर, ए बाई बी बराबर रूट 2 बाई मैंने रूट 2 आ रहा है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो रूट 2 जो है अगर परिमेय संख्या है तो किसी न किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा। अब किसी न किसी परिमेय संख्या के बराबर होगा तो दुनिया का हर परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर जब हम P/Q
के रूप में लिख रहे हैं तो हम माने हैं 2 पूर्णांक a और b है, तो a बटा b बराबर हम मान लिए हैं कि √2 है, यानी परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखने का मतलब a और b का मतलब ध्यान दीजिएगा सहअभाज्य संख्या, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि जिसका एक के अलावा उन दोनों संख्या में कोई और संख्या भाग नहीं दे सकता है। दोनों अपने आप को जो संख्या है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको पास लिखा जाए 5/3, ये दोनों नंबर जो है सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब है कि इन दोनों को अगर कोई अंक काट सके तो केवल एक है, उसके अलावा आप सोचते रहिएगा जिंदगी भर, लेकिन आपको नहीं मिलेगा इसको और कोई अंक काट सकता है। सिंपल सी बात है, अलग अलग नहीं है कि 3 भी काट दे 5 भी काट दे, क्या है साथ में है। वहीं अगर हम लिख देते हैं 8/16, तब ये आपको पता है कि 8 को तो चारों काट सकता है, 16 को भी 4 काट सकता है, यानी इन दोनों 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यही समझना है। और कोई भी p/q के रूप में संख्या लिखा गया है तो उसका सरलतम रूप अपने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में। जैसे 15 की एग्जाम में दिया रहा होता था 50, तो कहता था कि सरलतम रूप में लिखिए, तो कोई भी परिमेय संख्या है उसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 10, यानी कि सरलतम रूप में लिखने के बाद हमारे पास जो संख्या मिलता है वह दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या ही होता है, यानी 3 और 10 जो है इनमें एक के अतिरिक्त कोई इनका गुणनखंड नहीं है। या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं का अभाज्य महत्तम समवर्त एक होता है उसे ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी कि यहाँ जब a और b लिख दिए सहअभाज्य संख्या का मतलब, तो जैसे हम बता रहे हैं कि जब सरलतम रूप में कोई भी p/q को लिखा जाता है संख्या को, तो परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में लिखा जाता है, तो उसके सरलतम रूप में जब लिखा जाता है तब जो दो संख्या अंश और हर में मिलते हैं उन दोनों में एक के अलावा किसी भी और संख्या से भाग नहीं लगता है। तो वही हम लिखे हैं a/b के रूप में लिखे हैं, जो a/b जो है सरलतम रूप में है। अब सरलतम रूप में है तो a और b में केवल और केवल एक से ही भाग लगेगा, उसके अलावा कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, ये एकदम माइंड में रखना है। अब इसी को हम क्या करेंगे, बस इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते जाएंगे। हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देना है, यहाँ लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया जा रहा है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब देखेंगे वर्ग करेंगे तो a/b का इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे करेंगे तो ये होगा a² बटा में b² बराबर इधर हो जाएगा 2। अब a² बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो b² 2b²। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है कि a² बराबर हमारा आ रहा है 2b²। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अब किताब में लिखा रहता है कि चूंकि a² को 2 काट रहा है। अब हम यह समझाएंगे कि अब कैसे पता चलेगा कि आपको ये a² जो है 2 से कटिए कहा जाएगा, इसको समझना है। समझना है कि हम यही लिखेंगे कि चूंकि अब यहाँ 2 है तो 2 जो है a² को काटेगा, तो डायरेक्ट किताब में लिखा रहता है, चूंकि यहाँ लिख देती इस तरह लिखा जाता है कि चूंकि a² को 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए a को भी 2 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कैसे आखिर लिख दिया जाता है, ठीक है। परिमेय हमारा है कि p अगर a² को माने कोई संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, अगर उस अभाज्य संख्या है तब, ठीक है, तो कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या के वर्ग उस संख्या को विभाजित करेगा। जैसे हम बताए थे पहले क्लास में, अगर 3 36 को विभाजित करता है तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 3 इसको भी विभाजित करेगा। तो वही लिखा है कि 2 अगर a² को काट रहा है तो 2 किसका स्क्वायर है, a का, तो a को भी 2 विभाजित करेगा। अब ये है कि 2 विभाजित कैसे कर रहा है, गुना में है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, हम रट के आगे बढ़ जाता है, रटना नहीं है। ये समझना है कि ये दोनों बराबर है, अगर इसका फैक्टर निकाला जाए, इसे a² है, ठीक है, इधर दोनों बराबर है। अब इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 2 × b × b
हमको बी अभी नहीं पता है, लेकिन 2 पता है, प्राइम फैक्टर है। तो वही हम बोले कि अगर ए स्क्वायर किसी भी संख्या के बराबर है, ए स्क्वायर इस संख्या के बराबर है, बराबर का साइन आ रहा है, इस संख्या का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो 2 गुने बी स्क्वायर है तो बी गुने बी। भले हमको बी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 2 तो पता है। अब जब कोई भी संख्या प्राइम फैक्टर माने ए स्क्वायर जो जिसके बराबर है, उस संख्या का अगर हम अभाज्य संख्या निकालते हैं तो उसमें 2 शामिल है। अब वही चीज लिखा है यहाँ पर, कोई अभाज्य संख्या जब शामिल है तो ये उसके वर्ग को क्या करेगा, उस संख्या को काटेगा। सिंपल बात है, जैसे नॉर्मल हम लिख देते हैं, अगर 3 5 3 2, ये क्या है, सिंपल है कि अभाज्य संख्या है। अब इनसे कौन सा बनता है, 2 3 5 2 10, 5 5 2 10, 10 तिहाई 30, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 900। तो सिंपल है, इसमें कोई भी अंक जो शामिल है वो सब 900 को काटेगा, 3 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 2 भी काटेगा। तो यहाँ भी ए स्क्वायर जो है 2b स्क्वायर के बराबर है, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, 2 गुने बी गुने बी है, यानी कि 2 भी इसको काटेगा, बी भी इसको काटेगा, लेकिन बी का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम मान रहे हैं कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए ए भी 2 को विभाजित करेगा। अब तो हमको लगता है समझ में आया होगा। अब इसके बाद सिंपल सी है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 ये इधर गुना में है, तो यानी ये इधर आगे इसको काट देगा। अब आगे आपको समझना है कि जिसको हम निकाल लिए, मैंने ए का निकाल लिए कि ए जो है ए को 2 विभाजित करेगा, तो अब ए को छोड़ देना है, क्योंकि ए का एक गुणनखंड हम निकाल लेंगे, 2 विभाजित कर रहा है। अब इसके मान लेंगे समीकरण 1। अब ए के जगह हम ए का वैल्यू चेंज करेंगे, ए के जगह लिख लेंगे 2c। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्यों चेंज किए, क्योंकि ए का एक अतिरिक्त गुणनखंड हम निकाल लिए हैं, अब हमको बी का एक अतिरिक्त गुणनखंड चाहिए। तो ए का मान हटा दिया, यहाँ लिखे 2c। अब कहेगा 2c क्या है लिखे, तो ध्यान दीजिए, अगर बनाने में आसानी से बनाना है तो अगर √2 का प्रयोग करना है तो a बराबर 2c लीजिए, √5 का बनाना है तो a बराबर 5c लीजिए, √3 का बनाना है तो a बराबर 5c लीजिए, 3c लीजिए, मैंने जिसका निकालना है उसका लीजिए। अब a बराबर 2c है, अब यहाँ ले लिए, तब इसका वैल्यू क्या है पहले वाला में रख देंगे, तब लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर बराबर यहाँ आया था 2b स्क्वायर, अब a स्क्वायर की जगह 2c लिखना है, यहाँ 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर। अब 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ फिर से एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2c स्क्वायर बराबर आया है b स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, यानी कि अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने c, यानी जो b स्क्वायर है 2 से भी कटेगा, c से भी कटेगा, लेकिन c नहीं पता है, लेकिन 2 से तो कट रहा है ना जी, तो लिखेंगे 2b स्क्वायर को काट रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 b स्क्वायर को काट रहा है तो उसका स्क्वायर हटाएंगे तो b बचेगा, तो b को भी काटेगा, तो लिखेंगे चूंकि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन में होता है, इसको मान लेंगे समीकरण 2, यही इतना ही आपको बनाना ही है, उसके बाद तो लैंग्वेज लिखना है, तो कोई बड़ा नहीं चीज था। एक बार स्क्वायर किया, इस तरह आया तो लिखे 2 से कट रहा है, फिर लिखे a कट रहा है, फिर a के जगह मान रख देना है, 2c जगह स्क्वायर कीजिए, अब 2 से 2 कट जाएगा, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आएगा। सारा चीज इसमें बता दिया गया है। अब लास्ट में भाषा क्या लिखना है वो समझना है। भाषा के तौर पे हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि a और b का एक के, हम बोले थे शुरुआत में कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्याओं का केवल एक दोनों सहभाज्य संख्या में केवल 1 से भाग लगता है, यानी उसका गुणनखंड केवल 1 होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि b को भी 2 काट रहा है, a को भी काट रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो a और b का गुणनखंड है 1 के अलावा भी एक संख्या है, कौन है वो, 2 है। तो यानी यहीं पर हमारा जो मानना था वो गलत साबित हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा देखिए, भाषा में कैसे लिख लेंगे, इतना करने बाद बस लैंग्वेज आपको लिखना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि भाषा एकदम ध्यान देना है, हम पाते हैं कि a और b का
एक के अतिरिक्त दो भी गुणनखंड है, गुणनखंड लिखा है, ध्यान देंगे गुणनखंड है। अब देखिए जब ये पाते हैं तो यानी कि ये हम माने थे कि ये सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये वो संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि शुरू में हम माने थे कि जिस लड़का से दोस्ती वो बढ़िया लड़का है, लेकिन बाद में पता चला कि ना बढ़िया नहीं है। तो बात है कि ऐसा काहे हुआ कि बाद में आपको चला वो खराब है, क्यों? तो मानिएगा कि क्योंकि हमारा मानना ही गलत था कि वो बढ़िया है, वो था, ठीक है। यानी वो बढ़िया है ही नहीं था शुरू में, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो शुरू से बदमाश था। तो वैसे भी यही हम वही बात करेंगे, क्या है कि ऐसा क्यों आया कि दो गुणनखंड आया, क्योंकि हमारा मानना ही गलत था कि हमारा मानना गलत था क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये मानना ही गलत है तो सिंपल है, यानी क्या मतलब है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यह गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ कि क्योंकि हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय यहाँ लिख देते हैं, परिमेय माने अपरिमेय, हाँ ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जो मानना गलत है तो मान लिया, अतः √2 एक परिमेय संख्या है, माने यह रूट एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब इस तरह से आपको लिखना होगा, शुरू से एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले √2, √5, √3 तीनों के लिए बता दे रहे हैं, एक ही एकदम सेम टू सेम बनेगा। तो सबसे पहले यही मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर जहां a और b दोनों दो धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार है कि हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं, a/√2, a बटा b बराबर √2, जहां a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब बता दिए कि सहभाज्य संख्या अगर a और b है, और सहभाज्य ही क्यों है तो हम बता दिए, कोई भी PQ में क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखे थे 15/5 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में ये इस तरह से हम लिखना ये भी सही है, लेकिन इसका सरलतम रूप में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 5×3 15, 5×10 50, ये हम बताए थे। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। तो ये क्या है, सरलतम रूप है, यानी न्यूनतम रूप है। तब इन दोनों का अगर हम भाज्य संख्या महत्तम निकालेंगे तो महत्तम 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई अंक नहीं काट रहा है। लेकिन इसका महत्तम निकालेंगे तो 5 से कट रहा है तो 5 आंसर आएगा, इसका महत्तम 5 आएगा। मगर इसी का सरलतम रूप का महत्तम निकाल रहे हैं तो इसका केवल और केवल 1 आ रहा है। तो जो वैसी परिमेय संख्या जिनमें लिखा जाए जिनका महत्तम समवर्तक 1 होता है, यानी तो वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या कहलाता है। तो यानी 3 और 10 क्या है, उनका महत्तम समवर्तक 1 है, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। और महत्तम समवर्तक 1 का मतलब क्या होता है कि 1 से उसमें भाग लग रहा है, और जिस संख्या से दोनों में भाग लगता है वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो यानी कोई भी संख्या किसी संख्या को काट दे रहा है तो वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो यानी कि 1 और केवल 1 से 3 और 10 में भाग लग रहा है तो इसका क्या है, केवल गुणनखंड 1 है, और ये दोनों सहभाज्य संख्या है। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं ए और बी सहभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें 1 से भाग लगेगा, 1 के अलावा कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब हमको अगला स्टेप में याद रखिएगा कि जब इस तरह लिख लीजिएगा तो बस दोनों तरफ वर्क कर देना है। वर्क करेंगे तो a/b का स्क्वायर कर देंगे, और इधर √2 कर दो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। इधर a² b² आ गया, अब b² डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका मतलब बताएं, यहाँ पर जब a² है इसको तो हमेशा इस तरह से आएगा, तो यहाँ 2, अब इसको तोड़ेंगे इधर तो b गुने b। इसका मतलब जो है ये दोनों संख्या बराबर है अगर आपस में, तो इसका जो गुणनखंड होगा इसको इसमें भाग लगेगा, यानी कि 2 से b में गुना कर रहे हैं तो ये संख्या इसके बराबर आ जा रहा है, यानी कि 2 जो है इस संख्या के प्राइम फैक्टर में शामिल है। और कोई भी संख्या का प्राइम फैक्टर उस संख्या को काटता ही काटता है। तो हम 2 क्या करेगा, a² को काटेगा,
कोई अगर प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को काट रहा है, तो वह उस संख्या को भी काटेगा। हम एग्जाम्पल यहाँ लेकर बहुत सारा दिखा दिए हैं कि जैसे यहाँ 36 को देख रहे हैं, 36 को प्राइम नंबर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 3 आता है, तो 2 3 36 को काट रहा है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का, तो 6 को भी 2 3 काटता है। तो यही बात है कि 2 अगर ए स्क्वायर को काट रहा है तो 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा, यानी हो गया। हम ए का एक अतिरिक्त गुणनखंड हम निकाल लिए, 2 आ गया। वहीं हम बोले थे जब ए का निकाल लिए तब ए का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ए की जगह लेते हैं 2c। हम बोले थे कि अब यहाँ पर 2c लिए हैं, अब अगर √3 का निकाल रहे हैं तो 3c लीजिएगा, 5 का निकाल रहे हैं तो 5c लीजिएगा। अब 2c ले लिए तो a का स्क्वायर, यानी 2c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर क्या हो गया 4c स्क्वायर, इधर 2b स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ भी एक चीज आ गया, तब यहाँ भी उसी तरह से लिखेंगे 2 गुने c, यानी 2 जो है b स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में शामिल है, यानी कि 2 क्या है b स्क्वायर को काटेगा तो b को भी काटेगा। अब यही जो है ऐसे ही सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आपको 3 के पूछेगा तो जहां जहां 2 लिखे हैं 3 लिख दीजिएगा, 5 का पूछेगा तो जहां जहां 5 लिखे हैं 5 लिख दीजिएगा, खूब वैसे बनेगा। उसके बाद यहाँ बनने के बाद लास्ट में हमको भाषा में लिखना है समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ए और बी का एक के अतिरिक्त, क्योंकि सहभाज्य माने थे तो एक गुणनखंड होता है, तो एक के अतिरिक्त और 2 भी क्या है, एक गुणनखंड उसका है। तो यही लिखे हैं कि 1 2 से हम पाते हैं कि ए और बी का एक के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है, इतना हम मान लिए। अब बात है कि 2 गुणनखंड है, लेकिन हम तो सहभाज्य माने थे, हम मान के चले थे कि सहभाज्य है, लेकिन क्या होता है ये हमारा क्या है तो गलत परिणाम। तो कह रहा है यह गलत परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा मानना ही गलत है, क्योंकि गलत मान के चलेंगे तो गलत मिलेगा। मानना ही गलत था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी हमारा ये मानना शुरू में ही गलत था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या हो जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये है बहुत नॉर्मल है, इसको बनाना सीख जाइए आप लोग, ये पहला टाइप का होता है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके साफ साफ लिख लीजिएगा, मेरा राइटिंग इसमें है। फिर है बाकी इन सब के बारे में हम बता दिए थे, जिक्र किए थे। अभी आगे एक्सरसाइज में चलते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है। देखिए √3 हम बता दिए, तो √3 वाला जो ऐसे बनाए थे 2, जहां जहां 2 लिखे वहां 3 लिखिएगा, और 3c लीजिएगा तो 9 आएगा, तो कट के वो भी 3 आएगा, तो जहां जहां 3 लिखे उसे लिखिए, हूबहू बना देना है। अब इस टाइप का देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं -5, ये वाला बहुत आसान होता है। उसी तरह से आप लिख लीजिएगा कि माना कि 5 - √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां लिख देना है इस तरह से, मान लेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, माने 5 - √2, जहां ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, इसलिए 5 - √2, 5 - √2 बराबर हो जाएगा a/b। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस यहाँ जो भी संख्या रूट में है उसको अकेले कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा √2, यानी कि इधर -√2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a/b -5। अब अगर इधर माइनस से हटाना है इधर, तो कुछ नहीं करना है, √2 इसमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये जो प्लस में है ये हो जाएंगे माइनस में, ये जो माइनस में आते हैं ये हो जाएंगे प्लस में, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी √2 बराबर जो आ जाता है a-b प्लस क्या आ जाता है 5। इतना ही करना रहता है इसमें। जब 2 गो वाला दिया रहेगा क्वेश्चन, केवल सिंगल में √2 नहीं है, इस तरह √5, तो उतना लंबा क्वेश्चन नहीं जाता है, वैसा क्वेश्चन आसान होता है। बस जो लेना है, जो भी संख्या रूट में है उसको अकेले कर दीजिए, बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए। इसके बाद यही देखना है कि देखिए ध्यान से, कभी भी ए और बी हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक है, यानी कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्याएं सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, जीरो भी। तो जितने भी दुनिया के पूर्णांक संख्या हैं सभी के सभी क्या होती हैं,
परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और साथ में 5, तो 5 तो आपको भी पता है कि परिमेय संख्या होता है, ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी इधर जितना सारा चीज लिखा गया है सभी के सभी परिमेय संख्या है, लेकिन इधर जो संख्या है √2 अभी आप पढ़ के आ रहे हैं कि क्या है, अपरिमेय है। अभी यही ना जान रहे, हम तुमको पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय है। तो हम यही अब भाषा में लिखना चाहेंगे, चूंकि माइनस ए है, ए बी और 5 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं हैं। अब क्या कहेंगे, ए बी और 5, ये बता दिए कि ए बी हम माने के चले ध्यान दो पूर्णांक है, तो ए बी 5 पूर्णांक संख्या है, इसलिए सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के बराबर √2 है, तो परिमेय संख्या कुछ भी बराबर होगा तो परिमेय होना चाहिए, ठीक है। 1 किलो के बराबर 1 किलो होता है, तो परिमेय संख्या के बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इस कारण, इस कारण √2 कारण हो गया यहाँ पर, इस कारण √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अब यही लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है जी, आप एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे, अब इसी को भाषा में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है इस तरह, लेकिन इससे इस तथ्य का, तथ्य माने यही बात, ये कोई भी जो हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात का विरोधाभास होता है, ठीक है, विरोधाभास है, यहाँ पर ध्यान देंगे, काट के फिर से लिख दे रहे हैं, विरोधाभास, यानी कि विरोधाभास होता है कि विरोधा माने विरोध होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो आ रहा है मतलब क्या है, वो विरोध में आ रहा है, इसलिए लिखा गया है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में बस लिख देना, अतः √2 का पूरा संख्या लिख देना है, अतः 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 2 ही टाइप का होता है, वो तो सिंगल रूट के साथ आएगा आपका, तो वो वाला बता दे पीछे, और एक डबल प्लस में, माइनस में, गुना में, भागा में, कुछ में आ सकता है, इस टाइप का आता है, तो उसमें √2 जो होगा अकेले छोड़ देना है, बराबर में रूट को अकेले कर देना है, बाकी सब ये इधर आएगा, जितना चीज इधर आ रहा है सबके बारे में यही लिखना है कि ए बी वो तो रहबे करेगा, जो भी अंश शामिल है लिखेंगे पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। और इस कारण जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में जो भी रूट में होगा उसके बारे में लिखेंगे, वो भी क्या है, परिमेय संख्या होगा। फिर यहाँ से लिखना है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि √2 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ रहा है परिमेय है, यानी इस बात का विरोध हो रहा है कि अब यह अपरिमेय है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मानिए कि चले हैं गलती, तो वही लास्ट में लिख देंगे, अतः 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से है क्वेश्चन बनाया जाता है, इस तरह वाला। बाकी आपको इस तरह के बस सब क्वेश्चन बनाने को मिल जाएगा, इसी तरह बनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम तोड़ के दिखा देते हैं, क्योंकि भाषा लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग को अगला चैप्टर खत्म करना है।
भाषा आप लिख लीजिएगा, हम जानेंगे। तो मान लीजिएगा यही कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, माने परिमेय संख्या है, गलती मान के चलेंगे, माना कि √2 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए आप लिख दीजिएगा 3√2 बराबर, इधर a/b आ जाएगा b, कुछ नहीं करना, √2 को अकेले छोड़ देना है, इधर आ गया a, 3 गुना में इधर आ जाएगा 3b, इस तरह लिख देना। अब यहीं से लिख देंगे कि चूंकि a 3b आया है, 3 और b है, ये क्या है, हम लिखे थे पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है, a 3b भी एक परिमेय संख्या होगा। इस कारण √2 भी क्या है जो उसमें भाषा लिखा गया है, √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन लास्ट में यही लिखेंगे, लेकिन इससे यह तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लास्ट में लिख देंगे अतः 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह का बनाया जाता है। देखते हैं आगे, इस सब क्वेश्चन करा दिया गया है। अब 1.3 एक्सरसाइज हम चलते हैं। यह है हमारा 1.3, इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन है। अभी हम प्लस वाला करा है, तो इसमें उसी तरह बनाइएगा कि a/b बराबर ऐसे हो जाएगा 6 प्लस √2, √2 को अकेले करना था, a/b माइनस हो जाएगा 6√2, इस तरह से हो जाएगा। पहले आपको क्या लिखना है कि माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लीजिएगा आप। उसके बाद a और b क्या है, जहां धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ से लाइन चालू हो जाना है, जो भी रूट में उसको छोड़ के बाकी इधर आ गए। अब यहाँ लिख देंगे a b 6 क्या है, धनात्मक एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये a b 6 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस कारण √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए ध्यान से एक चीज और बता रहे हैं, उसे लिखे थे कहीं किताब में इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसलिए इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं। तो मानेंगे, उधर लिखते हैं, लिखेंगे माना कि, यहां लिखेंगे 6√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए a/b बराबर 6√2। अब इस तरह लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे a और b धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक है लिख देंगे, तब वो गलती नहीं होगी, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं, साफ साफ देखिए कैसे। अब हम बोले हैं कि बाकी इस तरह प्लस वाला रहेगा, सिंपल होता है, √2 6 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में √2। इतना लिखने के बाद हम जानते हैं चूंकि a b 6 एक पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या है, तो अब ऐसे लिख सकते हैं a भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए a b 6 परिमेय संख्या होगा, और a b 6 में जो भी संख्या बन रहा है वो सभी परिमेय संख्या होगा। तो उसको पूरा ऐसा अलगे ना लिखने का कारण इसलिए लिख देंगे, इसलिए a/b माइनस 6 एक बार में हो जाएगा भी a बने एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब यहां लिख देंगे इस कारण √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए तो वही होगा a b 6, तो उसमें हम अलग अलग लिख दिए थे, तो उसमें गलती नहीं है। अगर a b 6 सभी परिमेय संख्या है, मतलब जो संख्या बन रहा है वो भी क्या है, परिमेय है, तो एक ही बार लिख दीजिए। तो इसलिए a b 6 तीनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए a b माइनस 6 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याओं से जो भी संख्या बनता है वो क्या है, हमारा परिमेय ही होगा। इस कारण लिखे a/b माइनस 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या पूरा का है, तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होता है, तो यहाँ पर √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन हम वही बात में लास्ट में क्या लिखते हैं, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक तो परिमेय संख्या है, तो यह लिखेंगे, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिख देंगे लास्ट में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है, ये दोनों तो वैसे लिखेगा कि a/b बराबर आपका क्या हो जाएगा 7√5। √5 को अकेले करना है, 7 गुना में इधर आ जाएगा डिवाइड में 7/b। तो फिर वही लिख देंगे कि a/7b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, ये पूरा का यानी a/7b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। फिर वही लिखेंगे, लेकिन इस कारण इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने अपरिमेय संख्या लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ 1/√2 है, तो इसमें भी ध्यान देना है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1/√2 बराबर लीजिएगा a/b। √2 को अकेले करना है, b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ b इधर आ जाएगा और √2a आ जाएगा। फिर हमको भले 2 गुना a आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हमको √2 को अकेले करना है, तो a मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा b/a बराबर √2। बस इतना ही करना है, इस तरह लिखा जाता है, ये उल्टा हो जाएगा। फिर वही लिख देंगे, चूंकि a/b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, मतलब b/a है, तो b और a क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय, माने b और a क्या पूर्णांक संख्या है, इसलिए b/a क्या होगा, क्योंकि दो पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए b/a क्या है, परिमेय संख्या है। इस कारण √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे। इस तरह का क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये क्वेश्चन है बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि शांत है अशांत है, यानी कि टर्मिनेटेड है या टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग है। अब देखिए दोनों का मतलब क्या है। शांत का मतलब होता है कि उसको भाग देते जाइए, डिवाइड करते जाइए, भाग करिएगा तो क्या होगा, दशमलव के बाद ही क्यों ना हो, मगर पूरी तरह से वह कट जाता है, ठीक है। और अशांत का मतलब होता है, अशांत आवर्ती का मतलब जब भाग देते जाइएगा तो एक ही दशमलव के बाद क्या होता है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होने लगता है, तो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो दो प्रकार के, तो दोनों बता रहा है, या तो शांत यानी टर्मिनेटेड बताना है, या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग होता है। यानी कि जैसे हमको क्या है, मान लेते हैं यहाँ 8 है, 8 में हमको 5 से भाग देना है, तो एक बार में देंगे तो नहीं कटेगा, तो 1 तो 3 बचा, तो 3 बचा, तो फिर 30 दशमलव देंगे 0 उधर 3 पे 0 30, तो फिर 5 से गुना कर, तो 5 6 30, यानी दशमलव के बाद फिर कट गया ही, अब तो पूरा कट गया ना, तो इसको कहेंगे शांत होता है। लेकिन वही 10/3 है, इसको भाग दे दीजिए तो 3 तिहाई 9, एक बच गया था, एक दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा, फिर 1 पे 0 उतरेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, इस तरह मैंने 10 से भाग देके देख लीजिए आप। 3 से क्या होगा, 3 तिहाई 9, एक बचा, अब दशमलव जगह 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक बचा 0 उतरे, 3 तिहाई 9, यानी कि 3 लगातार आ रहा है, तो इसे कहते हैं अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत होगा ही, और क्या होगा, आवर्ती होगा, माने एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए आवर्ती बोला जाता है। अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, उसे अशांत अनावर्ती बोला जाता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और अगर एक ही चीज में बार बार आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला जाता है, यानी कि अशांत ये आवर्ती है, जब एक बार बार आ रहा है, दशमलव बाद अलग अलग आएगा, तो अशांत अनावर्ती। अब बिना भाग दिए हुए यही बताना है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी नीचे अंक है उसका क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, यानी कि डिनोमिनेटर यानी हर मत में का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रहा है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, और केवल प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या होगा, शांत हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। जैसे 31 25 है, इसका हम निकाल लेंगे 31 25। अब देखिए 5 से करेंगे, 5 6 30, एक बचा तो 1 पे 2 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर करेंगे 5 1 5, अब
जानते हैं 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 का 5। यानी देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका निकाले हैं नीचे वाला के, तो केवल क्या है 5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास शांत हो जाएगा। तो यानी याद रखना है शांत होने के लिए, टर्मिनेटेड होने के लिए उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों हो जाए, 2 और 5 दोनों हो, दोनों शामिल हो तो ये क्या होगा अशांत हो जाए, मतलब शांत हो जाएगा। अब यहाँ 8 है तो 8 में जानते हैं कि 8 क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, तब भी क्या होगा ये शांत हो जाएगा। अब 455 है तो 455 का निकल के देख लीजिए, तो 5 से तो 5 9 45 कट गया, फिर 5 आया तो 5 एकम 5। अच्छा अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 455 यहाँ 5 से भाग दीजिएगा, 5 9 45 कट गया, 5 एकम 5। अब इसके बाद क्या होता है 13 7 91। अब ध्यान सकते हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, भले 5 आ रहा है, उसके बाद 13 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए हम बोले हैं कि 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा वो क्या होगा अशांत होगा, आवर्ती होगा। तो यानी क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये 1600 है तो साफ दिख रहा है कि 1600 में जो होता है आप कितनों कीजिएगा 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा शांत आ जाएगा। अब यहाँ 343 है तो हम जानते हैं कि 7 का क्यू होता है, तो 7 केवल 3 को 7 नीचे आएगा, इसमें 2 5 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये तो पहला ही से लिख ले है कि 2 के पावर 3 और 5, यानी कि 2 और 5 इसमें केवल शामिल है, इसलिए शांत होगा। 2 अकेले रहे तब वो, 5 अकेले रहे तब वो, और दोनों साथ में रहे तब वो। इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या रहे अशांत, इन दोनों को रहते हुए भी कोई संख्या आ जाए तब वो क्या होगा अशांत। अब यहाँ देखिए 2 के पावर है 5 के पावर, 2 5 तो शामिल है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि 7 के पावर 5, यानी 7 भी शामिल है। अब 7 के पावर 5 बहुत बड़ा वैल्यू होता है, अगर पूरा ये दोनों कट जाता तब तो शांत होता, लेकिन हम 7 देख रहे हैं 7 के पावर बहुत बड़ा अंक है, 7 नीचे खत्म होने वाला नहीं है, इस कारण क्या होगा अशांत आवर्ती। अब यहाँ 6 15, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, तो भुलवाने के लिए कब को देता है 6 बटा में 15। अभी यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ऐसे कटा के देख लीजिएगा ना, तो कोई ऐसे सोचेगा क्या 15 है तो 3 गुने 5 हो गया, तो 3 तो आ गया, तो क्या कहेंगे हम ये अशांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर नीचे के हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं और 5 के अलावा कोई अंक है जो कि पूरी कट जा रहा है ऊपर से, तब वो शांत होगा। तो 3 से कट दे रहा है तो कितना रहा है 2, यानी 2 बटा 5, तो ये क्या होगा शांत होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, एग्जाम में भुलवा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए 35 बटा कितना है 50, तो 50 में हम जानते हैं 2 और 5 आएगा, क्योंकि अब क्या आएगा 2 5 गुने 5, यानी 2 और 5 आ रहे थे, क्या होगा शांत। अब यहाँ 221 से देखते हैं 77 बटा में 210, तो यहाँ देखिए 210 को तोड़ के देखते हैं 210, तो 5 से जाएगा 5 के 20, 5 दूनी 10 42, फिर 2 से जाएगा 21 बार में, फिर 3 से जाएगा 7 बार में, तो यानी इसका कितना जाएगा 77, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। देखिए 7 से तो कट जाएगा 11 बार में, लेकिन 11 और 3 नहीं कट रहा है, इस कारण 2 के अलावा 3 भी ना गया, तो क्या हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बस यही बताना है कि परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। और इसके कह रहा है कि जो हर माने क्यू माने हर का अभाज्य गुणनखंड है उसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या को कुछ नहीं, देखिए ध्यान से। यहाँ से देखेंगे पहला चीज है कि दशमलव के बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अंक आने के बाद ये पूरी तरह से रुक जा रहा है, मतलब शांत है। तो देखिए कि अगर दशमलव में कोई संख्या है तो 3 तरह के होता है। अगर कोई दशमलव में अगर संख्या है तो 3 तरह के होगा, एक पूरी तरह से शांत होगा यानी टर्मिनेटेड होगा, दूसरा क्या होगा अशांत होगा। अब अशांत में 2 तरह के होता है, एक होता है आवर्ती होता है, और दूसरा होता है अनावर्ती। दूसरा जो होता है क्या होता है अनावर्ती होता है। तो शांत आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती का शांत का मतलब हो जाता है कि दशमलव में बहुत अंक तो गया है, लेकिन क्या हो उसके बेचारा उसके बाद रुक गया है, मैंने अब शांत हो गया, अब आगे हम ना बढ़ेंगे, तो क्या हो गया शांत हो गया। लेकिन वो दशमलव के बाद होता है बढ़ते जाता है, लेकिन एक ही चीज में बार बार आते जाता है, तो उसको आवर्ती कहते हैं। और यही जो होता है दशमलव के बाद कोई संख्या कटिए नहीं रहा है, संख्या भी आ रहा है बदल बदल के आ रहा है,
तो जब बदल बदल के आएगा तो वह अनावर्ती होगा, और वही वाला जो संख्या बदल बदल के आ रहा है, यानी एक ही चीज दशमलव के बाद बार बार नहीं आ रहा है, वही होता है अपरिमेय। तब यहाँ देख सकते हैं, और तो यहाँ पर देख सकते हैं शांत है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड को बारे में लिखना है। अगर इसका तो सिंपल बात है कि यहाँ पर जो भी है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 43 दशमलव हटाइएगा तो कितना अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड जब क्यू का कीजिएगा तो 2 के पावर भी 8 आएगा और 5 के पावर भी कितना आएगा आपका, 8 ही आएगा। ठीक है, तो खैर उससे मतलब नहीं है, बस ये देखिए कि परिमेय है कि नहीं। दशमलव के बाद क्या है, शांत है, मैंने कुछ दूर पर कट गया तो शांत है, शांत मैंने परिमेय है, तो यानी कि शांत रहेगा तब भी परिमेय और आवर्ती रहेगा तब भी परिमेय। अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद क्या है, 1 2 0 1, फिर यहाँ 2 को 0 3 को 0 हो गया, मैंने अलग अलग बदल बदल के ना रहा है दशमलव के बाद, तो बदल बदल के आएगा तो मैंने अनावर्ती है, यानी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। देखिए यहाँ टोपी लगे है, टोपी का मतलब परिमेय होता है, टोपी का मतलब यही संख्या बार बार आ रहा है, तो बार बार ना लिखने के बजाय क्या करते हैं, हम उसी के ऊपर टोपी लगा देते हैं। जैसे 1 पॉइंट अगर 3 टोपी लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि 3 बार बार आ रहा है, जितना भी लगा दिए टोपी वो क्या है, 3 बार आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा 1.4 कंप्लीट होता है। अभी तुरंत हम आगे देखेंगे कि बहुपद के कुछ नियम देखेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद अगले दिन बहुपद का भी हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इससे आप काफी ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, जो नॉर्मल साधारण बच्चे के लिए भी क्या है, सही है। और यहाँ हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वही है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। तो यानी बहुपद पहले होता क्या है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, और फिर है द्विघात बहुपद का ग्राफ, यानी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है ये भी हम देखेंगे। दूसरा है कि द्विघात बहुपद की 3 संभावित स्थितियां, 3 केस ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, द्विघात बहुपद जो होगा, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, उसका जो आपका ग्राफ है वो कितने प्रकार का होगा, ये हमारा है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, यानी त्रिघात बहुपद के बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि 10th के सिलेबस में त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर गलती से भी एक आध को पूछ दिया जाता है तो ये इसलिए क्या है, उससे पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम सारे क्वेश्चन बनवाएंगे, त्रिघात हो चाहे द्विघात हो चाहे जितना घात हो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब इन्हीं टॉपिकों से लेकर हमारा क्या है, 4 चैप्टर बनाया गया है। अब एनसीईआरटी में जो है कुछ चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ एक्सरसाइज में हटा दिया गया है सीबीएसई वालों के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से अब तक ऐसा अपडेट हमको जानकारी में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो 2.1 2 3 और 4 सभी एक्सरसाइज करेंगे। अब यहाँ जैसे ही हम आगे देखते हैं तो यहाँ हमारा चालू हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि चर x बहुपद px उच्चतम घात ये सब कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम बहुपद की बात करते हैं, तो थोड़ा हम बेसिक चीज की ओर चलते हैं, यानी कि बात करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से, पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है, यानी इसको हम बहुपद। अब देखिए बहुपद जानने से पहले, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इसमें 2 टर्म आते हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो जैसे कि इसमें 2 टर्म, दो हम कह सकते टर्म, एक होता है वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं चर, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल, इसको बोलते हैं अचर। अब देखिए नाम जो है चर अचर, वेरिएबल नॉन वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल अपने लाइफ में आप हर जगह वेरिएबल वेरी वर्ड सुनते होंगे, घर में भी खाना खाते हैं तो वैरायटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वेरिएबल का मतलब वही है कि कुछ चेंज कर करके, यानी कि यहाँ पर ऐसा वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे। लेकिन वही नॉन वेरिएबल होगा, वो फिक्स वैल्यू होगा जिसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पापा कभी आप बदल नहीं सकते हो, क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो इसी तरह होगा वेरिएबल, यानी कि चर, उसको बदला जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल जो है, यहाँ पर जो वर्ड आएगा आपको x y z etc कोई भी अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं नॉर्मली।
वही है अचर, नॉन वेरिएबल, यानी कि अचर पद है, यहाँ किसी को बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ क्या है, जैसे 2, 3, 5 इस तरह का आएगा। तो अब ध्यान देना है, नॉन वेरिएबल ये हो गया वेरिएबल, मतलब यहाँ नॉन वेरिएबल ये हो गया वेरिएबल। नॉन वेरिएबल 2 का वैल्यू कभी बदला नहीं जा सकता है। मान लेते हैं एगो लड़का के बोले कि भाई 2 अमरूद लेना तू घर से, एगो बोले तू 2 आम लेके आना, एगो कहीं 2 तू केला लेना, एगो बोले 2 तरबूज मंगाए, सब लेके आएगा तो सबका संख्या 2 ही होगा, यानी काउंटिंग करें तो सब क्या है इक्वल होगा। अब लेकिन 5 गो लड़का है, कहेंगे ए बाबू तू X आम लेके आना, दूसरा का तुम Y आम लेके आना, एगो कहेंगे तुम Z अमरूद लेके आना, एगो को बोलेंगे तुम P कुछ और लेके आना। अब बात है कि सभी लेके घर जाएंगे और रात भूख पगलाएंगे कि सर जी हमरा बोलने हैं कि X आम लेके जाना है, एगो कहेगा Y अमरूद लेके जाना है। माई बाप ने पूछेगा तो माई बाप गरियाएगा कि मास्टर जी क्या बोल के भेजा है हमारा लड़का के, X Y अमरूद मांगा है। अरे मांगना था तो 2-4 गो मांगता, 2 गो 4 गो 10 गो मांगता, हम दे देते। अभी X Y क्या होता है भाई, तो क्या होगा, लड़का रात भर में डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हमको ले कितना जाना है। कारण यह है कि X का कोई वैल्यू ही फिक्स नहीं है। क्वेश्चन बनाने चलते हैं, एगो क्वेश्चन में X का वैल्यू 2 आता है तो अगला में 3 आ जाता है। और कभी कभी द्विघात समीकरण बनाते हैं तो X के वैल्यू 2 आ जाता है, माइनस में भी आ जाता है, प्लसों में आ जाता है, यानी कि इसका वैल्यू कभी फिक्स है ही नहीं। तो जिसका वैल्यू ही नहीं है वो क्या है, नालायक है, या ऐसा बात नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कहते हैं। तो यानी कि चर, यानी कि हमारा वेरिएबल क्या हो गया, चर राशि जिसको एक्स वाई जेड से दिखाएंगे। और नॉन वेरिएबल क्या होगा, जिसका मान फिक्स हो, एकदम कर्मठ व्यक्ति है, कभी बदलेगा नहीं, यानी 2, 3, 5। अब बात होता है, हम बोल रहे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना है कि क्या होता है, यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जब यही चर और अचर राशि मिलकर आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ जाते हैं, यानी कोई भी बीजगणितीय संक्रिया के साथ जुड़ जाए। संक्रिया का मतलब वही, आप जितना चीज मैथ में क्या करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, भागा करते हैं, इन सभी किसी भी प्रकार से, या तो जोड़ के रूप में, भागा के रूप में, या गुना के रूप में, या किसी रूप में ये आपस में क्या है जुड़ जाए, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि अभी दोनों को किसी रूप में आप जोड़ दीजिए, x + 2 लिख दीजिए, चाहे x/2 लिखिए, चाहे 2 × x लिख दीजिए, चाहे x - 2 लिख दीजिए, ये किसी प्रकार से हम जोड़ेंगे, सभी के सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अब बात होता है बहुपद का, तो बीजीय व्यंजक जान गए आप, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही हो गया। तो बात कर रहे थे पोलिनोमियल, तब यही है कि इन्हीं के टर्म के हिसाब से, अब एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं एक पद है, 2 पद है। तो इसी तरह क्या है, बहुत सारे टर्म आपस में जुड़ जाते हैं, यानी बहुत सारे पद जुड़ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बीजीय व्यंजक के रूप में लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद। अब इसको ये आप जान गए कि बहुपद क्या होता है। अब इधर से देखेंगे बहुपद। अब बहुपद को जो होता है 2 आधार पर लिखा गया है, 2 आधार पे होता है। बहुपद का टाइप्स दिया गया है, एक होता है टर्म के हिसाब से, तो बहुपद में कोई भी बीजीय व्यंजक है तो बहुपद कहला देता है। तो दो, एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, यानी कि एक होता है पावर, या कह सकते हैं डिग्री के आधार पर, डिग्री होता है बेस के आधार पर, और दूसरा हो जाता है टर्म, टर्म यानी पद के आधार पे हो जाता है। 2 तरह से बांटा गया है। अब पहले देखते हैं पद, यानी कि कोई भी अगर बहुपद है उसमें कितने टर्म है, उस पर निर्भर करता है कि उसे क्या नाम दिया जाए। अगर टर्म के साथ देखा जाए, अगर यहाँ 2x लिख देते हैं तो कहीं कितना ही में टर्म है, तो कोई लेके अब कहेगा कि 2 गो है सर, एगो इहो है, एगो इहो है, तो 2 गो नहीं है, एक गो है। कितना भी बड़ा चीज लिखा जाए, एक्स वाई जेड, यहाँ दुनिया का हर अंक ला दीजिए, हर ABCD ला दीजिए, कितनों कुछ लिखते जाइए, ये सब क्या है, कुछ लिखते जाएंगे, एके में सब एक पद कहलाएगा। यानी कि अचर और चर राशि कितना भी संख्या में, अगर एके में गुना में है, चाहे भागा में है, चाहे ऐसे है, कुछ लिखते जाइए, कुछ ये सब क्या कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड इधर बढ़ाते जाइए, कुछ यानी सब क्या है, भागा में है, गुना में है, एक पद कहलाएगा। लेकिन वही अगर इसमें कुछ जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, ये आपका क्या कहलाएगा, 2 पद कहलाएगा।
यानी कि प्लस माइनस के साथ कोई बहुपद अगर जुड़ रहा है, ठीक है, कोई बीजे व्यंजन जुड़ रहा है, उसके अनुसार उसका पदों की संख्या बढ़ती है या घटती है। अब एगो प्लस के साथ जुड़ा है तो 2 बहुपद, फिर आगे प्लस में जोड़ दीजिए तो 3 पद हो गया, फिर आगे जोड़ दीजिए तो 4 पद हो गया, इस तरह से बढ़ता है, गुना के साथ कभी नहीं। तो ये हमारा क्या है, एक पद है, यानी कि इसको हम बोल देते हैं एक पदी। इसी को बोलते हैं हिंदी में मोनोमियल, यानी कि इंग्लिश में बोल देंगे क्या, मोनोमियल, यानी एक पदी हो गया। अब वहीं में इसमें कुछ जोड़ दिए, 2x + 1 कर दिए, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी कि इसको बोलते हैं द्विपदी। अब इसी में अगर कुछ और जोड़ दिया जाता है, जैसे 2x² कर दिए, x + 3 कर दिए, अब देखिए प्लस कब होगा, 1 2 3, तो इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। इसको कहेंगे त्रिपदी। अब वही है, आगे जाएंगे चतुर्पदी, पंचपदी करते जाएंगे, टेट्रापेंटा लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर है, इधर देखते हैं पावर के हिसाब से देखा जाए, डिग्री के हिसाब से, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई पोलिनोमियल है तो यहाँ कहेंगे तो इधर द्विपदी हो गया, ठीक है, पद के हिसाब से द्विपदी है, लेकिन यहाँ डिग्री देखना है। अब घात क्या होता है, तो मान लीजिए घात जो होता है, इसका नामकरण जो होता है घात के हिसाब से होता है, अगर कोई बहुपद है, इसमें जो इसका पावर जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सोचिएगा 0 है, तो 0 नहीं है, 1 है, क्योंकि कोई चीज का अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन इसका वैल्यू x है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो पावर कितना है, 1, यानी कि जब डिग्री इसका 1 है, यानी कि इसका डिग्री कितना है आपके पास, 1 है, जब 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि अब वो सिंपल हो जाएगा, लीनियर मतलब रैखिक बहुपद। अब देखिए ये इसी में पूछेगा, रैखिक बहुपद जो होगा कहेगा उसमें रैखिक बहुपद तो घात कितना होता है, 1, तो ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसका पावर कितना होता है, चाहे तो कहेंगे 1, या कहेंगे किसी अगर बहुपद है उसका घात 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, तरैखिक बहुपद। अब यहीं घात बढ़ा देते हैं, तो अगर यहाँ लिख दें 2x² + 2x + 1, अब कहिएगा कि देख सब बात तो यहाँ के 2 है, लेकिन यहाँ तो एगो है, तो इसको द्विघात कहेंगे कैसे, इसको तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इस लीनियर है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर 2 है, तो कोई कहेगा इसको 2 है तो द्विघात बोलेंगे। तो बात देखिए कि कोई भी बहुपद कितना भी लंबा लिखा जाए, तो जो सबसे ज्यादा घात होता है उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है, तो यहाँ घात सबसे ज्यादा 2 है, यहाँ भी है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसी को लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अब पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2, वही हम लिख देंगे 3x क्यूब + 2x² + 2x + 1, यानी कि अब कहेगा इसका घात की, इसका नामकरण क्या होगा, तो इसको बोलेंगे त्रिघात, ठीक है, बहुपद, यानी कि ट्राई कह सकते हैं, इसको क्यूब बोला जाता है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 घात वाला पद, इस तरह से इसका नाम डिसाइड होता है, क्यूबिक बोल देंगे इसको, या हम कहेंगे त्रिघात बहुपद है। अब देखिए अगर रैखिक बहुपद है तो उसका x जो होगा 0, अब आगे बात करेंगे शून्य, तो शून्य का वो होता है, यानी जीरोज बोला जाता है बहुपद में जो पढ़ा जाता है, तो जीरोज का मतलब होता है कि वह x का मान या वह चर राशि के वैल्यू को जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है, ठीक है, तो यानी कोई ऐसा वैल्यू अगर इसमें रख दें जो इसको 0 बना दे, जैसे हम यहाँ कहेंगे इसको 0 बनाना है, तो कहिएगा कि ठीक है, तो 0 बनाना है तो -2 से भाग दीजिए, तो 0 बन जाएगा। तो वही एक कोई भी मान रखिएगा, चाहे यहाँ पर 0 रख देंगे तो 1 तो बनेगा नहीं, तो कैसा कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या x की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/2, अब 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 0 हो गया। तो ध्यान देना है कि अब इसके अलावा और कोई संख्या इसको 0 नहीं बना सकता है, तो कहे रैखिक बहुपद में x का मान कै गो होगा, यानी उसका हल कै गो होगा, एगो, वहीं यहाँ पर द्विघात बहुपद में जितना घात होगा उतना ही होगा, तो द्विघात बहुपद में कितना है घात, 2 गो, तो यही रट के नहीं बैठना है,
द्विघात बहुपद है तो याद रखना कि 2 गो मैक्सिमम 0 यानी शून्य होगा, उससे कम हो सकता है एको ना हो सकता है 0 हो, एगो हो, इस तरह से हो सकता है। तो मैक्सिमम घात कितना हो सकता है 2, तो यानी इसका हल यानी 0 कितना होगा 2 गो, यहाँ त्रिघात है तो इसका हल कितना होगा यानी नंबर ऑफ 0 यानी शून्य की संख्या कितना होगा 3 गो। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हम देखे बहुपद के बारे में। अब चलते हैं हमारे चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले यही दिया जा रहा है तो कह रहा है कि x जो है बहुपद px का x उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है। तो अभी तुरंत बताया कि कोई भी अगर बहुपद है तो उसमें बहुत सारे चर राशि शामिल होंगे, यानी बहुत सारा टर्म होगा, तो जिस टर्म का पावर सबसे ज्यादा होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा या कह सकते हैं घात कहलाएगा। अब यहाँ पर वही है, रैखिक बहुपद का घात बोला है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद यानी लिनियर, यहाँ बोला गया है लिनियर पोलिनोमियल का घात पावर डिग्री कितना होगा 1। वही हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात का कितना होगा डिग्री 2 होगा। ये एग्जांपल दिया है 2x² - 2/5। फिर वही ट्राइनोमियल क्यूबिक का दिया है तो क्यूबिक का कितना होता है घात 3। ठीक है, जितने घात होंगे उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ये हम बता चुके हैं। अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर आपके है शून्य। अब देखिए यही जो फॉर्मूला है इसी पे सारा चैप्टर निर्भर करता है। अब इसको हम समझा देंगे तो समझिए कि चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ, कुछ ग्राफ के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि पहचानने का तरीका, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन बहुपद है कौन नहीं बहुपद। तो याद रखिए कि अगर कोई भी चीज लिखा है जैसे 2x² + 3x + 1, ये सब जब भी रहेगा तो क्या है बहुपद है। ठीक है, लेकिन याद रखना जो भी चर राशि है यानी चर राशि जो भी है, वेरिएबल जो भी है, कभी भी रूट के अंडर में नहीं होना चाहिए, यानी √x नहीं होना चाहिए। हाँ, ध्यान देना है, इस तरह कभी कभी भुलवाने के लिए दिया जाता है कि रूट के अंदर x² लिख देगा। तब देखिए रूट के अंदर x² है तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि सॉल्व करने के बाद अगर बाहर निकल जा रहा है रूट में नहीं रह रहा है तो वो हमारा क्या है, उसको हम काउंट कर लेंगे बहुपद में है। ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। कोई भी घात है इसका पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, या इस तरह से कहीं लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे पावर जो है इस तरह भी नहीं होना कि 2/3, यानी कि कभी भी कोई बहुपद लिखा जाए तो उसका पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए तो बहुपद नहीं होगा, तो उसका पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चीज है उसमें 3x² + 2 √x दे दिया तो रूट में अगर कोई भी पद आ जाता है, x केवल x अंक हो सकता है, 2-3 रूट में हो सकता है, लेकिन चर यानी वेरिएबल अगर रूट में आ जाता है तब भी ये बहुपद नहीं होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तब भी ये बहुपद नहीं होगा। ये सब हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब कोई का पावर माइनस में आ जाए, -1/2 होगा तब भी ये नहीं होगा। ये सब है बहुपद पहचानने का तरीका। कह रही है 9th का सिलेबस था, इसमें कम पूछा जाता है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास देखना है कि कौन कौन से फार्मूला है जो हमको याद रखने की जरूरत है। तब यहाँ देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये a और b जो है यहाँ कह सकते हैं हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल है, और x यहाँ वेरिएबल है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर कभी भी ये अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो bx + c बचेगा तो ये क्या होगा, अब द्विघात नहीं रहेगा यानी क्वाड्रेटिक ना रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो त्रिघात में वही है जिसमें x³ है तो उसके साथ कोई नंबर 0 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है px + c। यहाँ से अब देखेंगे जैसे ही, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। ठीक है, तो यानी a b जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट यानी कि इसको बोलते हैं हम गुणांक। ठीक है, और c जो होता है इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट यानी अचर पद, अचर पद। ठीक है,
अब ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, और सी जो है एक अचर पद है। अब इनको लेकर और इनका जो बोले कि हल होता है दो को, तो कोई भी अगर पावर दो है तो इसका सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ जीरो, हम जीरो को मतलब बताया कि ऐसा कोई वैल्यू जो पूरे समीकरण को जीरो बना देता हो उसे जीरो कहते हैं, यानी शून्य कहते हैं, यानी पूरा मान शून्य कर रहा है। तो क्योंकि द्विघात है तो इसके दो शून्य होंगे, तो मान लेते हैं एक शून्य का अल्फा है, दूसरा मान लेते हैं बीटा है। तो इनसे इनको लेकर और इनके बीच इनका जो ए है बी है, यानी कि इनका जो कोफिशिएंट है, तो बहुपद का जो शून्यक है माने जो सॉल्यूशन है अल्फा और बीटा, इनके ए और इनका जो कोफिशिएंट है इस बहुपद में, जो चर राशि का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, उसके बीच संबंध क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, उसी पे सारा चैप्टर निर्भर है। तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी हम लिख सकते हैं गुणांकों का योग बराबर यहाँ होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में लिख देते हैं एक्स का गुणांक बटा में हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ माइनस होगा का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स किसके साथ है, बी के साथ, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी और नीचे एक्स स्क्वायर क्या है ए। ये पहला आपका फार्मूला हो गया वन। दूसरा हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलेंगे हम क्या, शून्यकों का गुणनफल। इसका हो जाता है अचर पद, इसमें माइनस नहीं होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को किसके दिखा दे रहे हैं, सी से, देखिए सी है और नीचे में हो जाए एक्स गुणा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो सी बाई ए, और उसके बराबर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये दोनों फार्मूला आप रखिएगा तो मैक्सिमम आधा चैप्टर यहीं से बन जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बच जा रहा है आधा, वो इस पे बनेगा। कभी भी क्या होगा, दिया रहेगा कि शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरो दिया रहेगा, कहेगा कि इससे एक पोलिनोमियल बनाइए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, दे दिया जाता है, कहता है कि इससे पोलिनोमियल बनाइए, तो सिंपल उसका फार्मूला हो जाता है कोई पोलिनोमियल का, याद रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप एकदम रट के रखिएगा, याद रखिएगा, इसके बहुत इस्तेमाल होगा। नॉर्मल दिया रहा है, कहेगा कि दो शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 5 है, तो बताइए कि बहुपद क्या होगा। बस एक्स स्क्वायर ये योग दिया है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना हो जाएगा एक्स, वो अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब अगर शून्य दिया है तो इस पे क्वेश्चन हम एक आध एग्जाम्पल अभी आपको बता देंगे। तो इस तरह से हो जाता है, ये क्या है, अगर गुणनफल दिया है, यो योग सम दिया था, ये क्या था प्रोडक्ट था, तब अगर अलग अलग दिया रहेगा, शून्य को अलग अलग निकाले हैं, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के रखना होगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का। तो आप ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये फार्मूला, 3 फार्मूला याद रखिए, आपका पूरा बहुपद क्या होगा खत्म होगा। इसके अलावा कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा जब तक त्रिघात नहीं पढ़ेंगे तब। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। हम बोले थे ग्राफ 3 प्रकार के होता है, रैखिक बहुपद, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा लाइन होता है हमेशा की ओर, ठीक है। तो यही ग्राफ दिखा रहा है कि ये क्या है, सीधा रेखा होता है जो रैखिक बहुपद का दिया हुआ है, ठीक है। खैर हाँ देखिए भाई, ये चर राशि का दिया है, द्विघात कह सकते हैं, द्विघात बहुपद, ये बहुपद नहीं है, माने कि ये कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन है जहाँ की 2 चर राशि है, ठीक है। सिंगल चर राशि का नहीं, एक चर वाला नहीं है समीकरण, कितना वाला है, 2 चर वाला, और एक चर वाला रहेगा तो उसका भी सीधा ग्राफ होता है, इस तरह से नहीं होता। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे बहुपद का ग्राफ याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पाराबोला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परवलय। तो कभी एग्जाम में आए कि द्विघात बहुपद जो होता है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, उसका ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा कि क्या होता है, पाराबोला होता है, इस तरह से ही होगा।
और दूसरा चीज याद रखना है, जब भी ग्राफ खींचा हो, अगर x के टर्म में हो, हमारा बहुपद हो, तो x को जय बारी काटेगा उतना ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी 2 से ज्यादा नहीं होगा। बस इतना याद रखना है कि कोई ग्राफ खींचा गया है, वो x अक्ष को जितना बार काट रहा है उतना उसका 0 होगा। तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ 2 बार काटा है तो इसका नंबर ऑफ 0 हो गया। 2 बार काटा है यानी कि द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है। याद रखना है परवलय यानी पैराबोला टाइप का होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं वही कंडीशन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ग्राफ दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें दिखाया है कि 2 जगह काट रहा है। अब ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है त्रिघात बहुपद का एक ग्राफ है, यानी कि इस तरह से कई बार काटा गया है, 3 बार, यानी इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 3। ठीक है। अब यहाँ पर है एग्जाम में कुछ पहला जो चैप्टर है इस तरह से आपका है, इस तरह दिया होगा एक्स वाई, कहेगा बताइए। अब यहाँ इस तरह ग्राफ दे दिया होगा तो कहेगा कि बताइए इसका शून्य कै गो है, इसका शून्य कै गो है, एको नहीं है, क्योंकि एक अक्ष को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये शून्य किसका, एको नहीं होगा। और इस तरह ग्राफ दिया है, ठीक है, तो यहाँ कहेगा कि इसका शून्य कै हो, तो देखिए एक बिंदु पर अगर टच कर रहा है एक अक्ष को, इसका शून्य 1 होगा, इसका शून्य 0 होगा। वहीं इस प्रकार से अगर कोई कट कर रहा है तो कई जगह काट रहा है एक अक्ष को 2 बार, तो इसका शून्य 2। कोई एक अक्ष को इस तरह से काट रहा है तो गिन लीजिएगा 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से शून्यों की संख्या निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, शून्य की संख्या जय बार ग्राफ को x काटेगा उतना निकाल लीजिएगा। और बाकी जो है नियम हम जो बता दिए हैं उसको याद रखना है। ठीक है, उस नियम पे ही आगे हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आज ही अपलोड होगा एक्सरसाइज 1.4 एंड 3। तो ठीक है, तो इसके साथ कल अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तब तक ये फार्मूला आपको याद रखना होगा।